स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक बार फिर से सोशल की क्लास नेशनलिज्म इन इंडिया का अगला पार्ट। इसके पहले पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ रखा था कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमें ब्रूटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया। जैसे कि आपने पढ़ा था 1915 में गांधी जी का इंडिया में आना, 1917 में खेड़ा गुजरात चंपारण बिहार जाना, 1918 में गुजरात मिल वर्कर से मिलना, साथ ही साथ 1919 में खिलाफत मूवमेंट और रॉलेट एक्ट जैसे बड़े कारनामे आपको मैंने इसके पहले पार्ट में पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा। आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हम आगे बढ़ते हैं आज कि किस तरह से आपने देखा था पिछले पार्ट्स में कि जब गांधी जी ने लोगों को समझाया कि अब जरूरत है आवाज बुलंद करने की, ट्रुथ और वायलेंस नहीं बल्कि नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल के अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को परेशान करने की। तो आपने देखा था पिछले वीडियोस में, पिछले क्लासेस में कि कैसे उन लोगों ने जलियांवाले बाग में निहत्थे और बेकसूर भीड़ पे गोलियां चलाई थी और लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए भीड़ में से कई लोगों की मौत हुई थी, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। तो अब जरूरत थी कि हम इंडिया में हिंदू और मुस्लिम को एक होने की, और एक होने के लिए मौका भी मिला गांधी जी के पास। चूंकि आपने देखा था वर्ल्ड वार 1 में ब्रिटिशर्स ने ओटोमान एम्पायर को कैसे परेशान किया। ओटोमान एम्पायर टर्किश के मोहम्मद साहब के सक्सेसर, जिससे दुनिया भर में मुसलमानों के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए नाराजगी आ गई। गांधी जी ने इस बात का फायदा उठाया और हिंदू मुस्लिम को एक किया। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है कि 1920 में कलकत्ता सेशन में किस तरह से लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में मीटिंग होती है, बैठक होती है, और अली ब्रदर्स और गांधी जी चुने जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अध्यक्ष कि कैसे करके आप देश को एक करिए और ब्रिटिशर्स को परेशान करिए, ब्रिटिशर्स को मजबूर करिए कि वो इंडिया छोड़कर भाग जाएं। और आपने देखा था, जाना था कि भारत में गांधी जी के लीडरशिप में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फाउंडेशन बनाया गया तो उसमें 2 बात रखी गई, नंबर 1 खिलाफत एंड नंबर 2 स्वराज। यानी कि खिलाफत एज वेल एज स्वराज आर द फाउंडेशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो नींव थी वो क्या थी? स्वराज और खिलाफत आंदोलन, जिसमें हम इंडियंस को एक करने में काफी ज्यादा सफल हुआ। यह आंदोलन होता क्या है? आंदोलन, इस आंदोलन में क्या होता है हम पढ़ते हैं। आइए आज की क्लास में हम जानते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है, ये मूवमेंट किस हद तक सफल होता है। आज ये सारी बात, सारे पॉइंट्स मैं आपके इस क्लास में क्लियर कराने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, आप देखिए आपके बोर्ड पर मैंने लिख रखा है, गांधी जी की एक बड़ी फेमस बुक थी, दैट नेम वाज हिंद स्वराज, जिसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। गांधी जी ने अपने बुक में कहा था, द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। गांधी जी ने कहा था कि ब्रिटिश रूल जो भारत में फल फूल रही है, पनप रही है, वो किस कारण? हम लोगों के कोऑपरेशन के कारण, हम लोगों के कॉपरेशन के कारण, हम लोग के सहयोग के कारण ब्रिटिशर्स अपने एम्पायर को डे बाय डे भारत में बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश, यदि भारतीय अंग्रेजों को कॉपरेट करना मना कर दें, कॉपरेट करना बंद कर दें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। तो ये जो ब्रिटिश का साम्राज्य है ये 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा और हम स्वराज पा जाएंगे, यानी हम आजाद हो जाएंगे। ये गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में कह रखी थी। इसी बेस पर एक पूरा तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं? हम अपोज करना चाहते हैं ब्रिटिशर्स को। हम ब्रिटिशर्स को अब कॉपरेट नहीं करना चाहते, जिसका फाउंडेशन था खिलाफत एज वेल एज स्वराज, और जिसमें हमें करना क्या था? ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते हुए ब्रिटिशर्स का विरोध करना था। तो आइए हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने क्या स्ट्रेटजी बनाई थी, क्या प्लानिंग बनाई थी, किसके तहत हम अंग्रेजों को परेशान करने वाले थे, वो सारी स्ट्रेटजी, वो सारे पॉइंट्स मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेटजी नंबर 1, पहला प्लानिंग ये था, द मूवमेंट वुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, ऑनर्स एंड ऑनरेरी पोस्ट बाय पीपल। यानी गांधी जी ने लोगों से अपील की कि आप हर वो टाइटल, हर वो उपाधि, हर वो सम्मान, हर वो ऑनरेरी पोस्ट जो ब्रिटिशर्स ने हमें प्रोवाइड की है, वी हैव टू गिव अप, हमें उन सबको छोड़ना पड़ेगा। जब हम उनके टाइटल को वापस करना स्टार्ट करेंगे, जब हम उनके ऑनर्स को वापस करना स्टार्ट करेंगे, उनके सम्माननीय पोस्ट को वापस करना स्टार्ट करेंगे, तब जाके उन्हें कहीं ना कहीं यह एहसास होगा कि अब हमें बुरा लग रहा है और वो हमारे बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे और हमारी यूनिटी को देखेंगे और इससे काफी हद तक वो हिल जाएंगे। तो गांधी जी का ये पहला स्ट्रेटजी जो बेहद प्रभावपूर्ण था। आपने देखा था कि जलियांवाले बाग कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। ठीक वैसे ही अब इसमें पहली प्लानिंग बनी कि वी हैव टू गिव अप द टाइटल, ऑनरेरी पोस्ट एंड ऑनर्स ऑल गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। यानी हमें सारे इन चीजों को वापस लौटा देना होगा, छोड़ देना होगा। गांधी जी द्वारा जो इस मूवमेंट को सफल बनाने की दूसरी स्ट्रेटजी थी वो थी, द मूवमेंट वुड बी बाइकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्कूल, कॉलेज एंड ब्रिटिश गुड्स। यानी कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने लोगों से अपील की कि आप जो है बाइकॉट करिए, हर एक ब्रिटिश पोस्ट को, हर एक ब्रिटिश सामानों को आप बाइकॉट करना शुरू करिए, जिसमें कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इवन कॉलेज, स्कूल और ब्रिटिश के सामानों का आप सब कुछ बहिष्कार करना शुरू करिए। आप अंग्रेजों के द्वारा जो भी आपको पोस्ट मिल रहा है, जो भी आप लीगल एडवाइजरी में है, जो भी आप असेंबलीज में है, ब्रिटिश के कोर्ट में है, आप सबको अपने पोस्ट छोड़ देने होंगे। तब जाके कहीं ना कहीं अंग्रेज थोड़े से कमजोर दिखाई पड़ेंगे। और निश्चित ही लोगों ने किया, लोगों ने बिल्कुल बड़ी संख्या में जाकर के आर्मी, कोर्ट सर्विसेज, सिविल सारी पोस्ट को बाइकआउट करने लगे और यहां तक कि लोगों ने सामूहिक रूप से ब्रिटिश के सामानों को, कपड़ों को सड़क पे, गलियों पर इकट्ठा करके जलाने लगे। लोगों ने अब अंग्रेजों के प्रति अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। जो अंग्रेजों ने जलियांवाले बाग में इतना बुरा कांड किया था, उसका परिणाम तो उन्हें मिलना ही था। तो सभी भारतीयों ने, हिंदू मुस्लिमों ने एकजुट होकर के अब बाइकआउट करना शुरू किया ब्रिटिश के सामानों का, ब्रिटिश के आर्मीज का, ब्रिटिश के हर एक पोस्ट का जो उन्होंने हमें प्रोवाइड किया था। अगला पॉइंट है, द ब्रिटिश गुड्स वुड बी रिप्लेस्ड बाय डोमेस्टिक गुड्स आर स्वदेशी टू प्रमोट द नेटिव कॉटेज इंडस्ट्रीज। यानी भारतीयों ने जब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उनको आग में झोंक दिया, आग में फेंक दिया, जला दिया, तो हुआ क्या कि अब जो है हमने बढ़ावा किया, हमने बढ़ावा देना शुरू किया नेटिव कॉटेज इंडस्ट्री को, उन इंडस्ट्रीज को जो यहाँ की इंडस्ट्री है, भारत की इंडस्ट्री थी। लोगों ने उनको बढ़ावा देना शुरू किया, उनको ज्यादा वैल्यू देना शुरू किया, उनके कपड़ों को पहनना शुरू किया। गांधी जी के चरखे से लोगों ने चरखा चलाना शुरू किया, कपड़ा बुनना स्टार्ट किया, धोती पहननी स्टार्ट की। यानी लोगों ने ब्रिटिश के सारे सामानों को बाइकआउट करना स्टार्ट किया। अगला पॉइंट, द केस ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन। गवर्नमेंट ने, जानते हैं ब्रिटिश ने क्या किया था, रोक लगा रखा था। तो वी हैव टू स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी हमने उसी समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च किया। तो इतना कुछ स्ट्रेटजी, बड़ी ही अच्छी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग के तहत तो निश्चित ही ब्रिटिशर्स हिल जाने वाले थे। और हुआ क्या, जब
ये सारी प्लानिंग के साथ गांधी जी ने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया। 1921 में जब इसको लॉन्च किया तो एक बड़ा सोशल ग्रुप सब ने गांधी जी का साथ दिया, गांधी जी का मदद किया, गांधी जी के साथ वो आ गए और उन्होंने मिल करके गांधी जी की सारी स्ट्रेटजीज को बिल्कुल अक्षरशः पालन किया और अंग्रेजों का कमर तोड़ रख दिया, यानी अंग्रेजों को काफी हद तक परेशान कर दिया। ये रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बिल्कुल सक्सेस रहा और काफी ज्यादा डिस्टर्ब दिखे इससे अंग्रेज। अब होता क्या है, जब हर एक सोशल ग्रुप चाहे वो किसी भी कास्टिज्म के हो, अलग अलग सोशल ग्रुप ने जब सब ने मिलकर के इसमें साथ दिया तो जिससे अंग्रेज काफी बौखलाए दिखे, काफी परेशान। आंदोलन अब बेहद बड़ा रूप ले लेता है। ये गांधी जी का जो ये आंदोलन था, गांधी जी ने लोगों से जो अपील की थी लोग इस पे अमल करते हैं और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बिल्कुल फैल जाता है। द मूवमेंट्स इन द टाउन, यानी शहरों में, कस्बों में इस आंदोलन का क्या असर होता है, लोग इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस मूवमेंट को सफल बनाने के लिए क्या करते हैं। नंबर 1, इट स्टार्टेड इन सिटीज विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। पहले तो ये शहरों में, सिटीज में स्टार्ट कैसे होता है, जब इसमें मध्यम वर्गीय लोग शामिल होते हैं, मिडिल क्लास के लोग शामिल होते हैं, उनके पार्टिसिपेशन के बाद ये आंदोलन जो है शहरों में स्टार्ट होता है। और होता क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड लायर्स लेफ्ट कोर्ट, यानी बच्चे और अध्यापक जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्कूल थे उन्हें छोड़ देते हैं और जो लायर है वो कोर्ट छोड़ देते हैं, यानी लायर्स वकील लोग कोर्ट नहीं जाते और बच्चे जो है, अध्यापक जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना छोड़ देते हैं। फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, विदेशी सामानों को पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिससे कि भारतीय सामानों का दाम बढ़ जाता है, भारतीय सामानों की वैल्यू बढ़ जाती है। थर्ड, लीकर शॉप्स वेयर पिकेटेड, लीकर शॉप्स पे धरना होता है, लीकर शॉप्स को भी बंद कर दिया जाता है। साथ ही साथ काउंसिल इलेक्शन वेयर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस, यानी मैक्सिमम जगह तो जो काउंसिल इलेक्शन होता है उसको भी लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि काउंसिल इलेक्शन मद्रास में हो पाया था, मद्रास के अलावा बाकी सारी प्रोविंसेस में कोई भी किसी भी तरह का काउंसिल इलेक्शन नहीं हो पाया था। ये रहा गांधी जी का आंदोलन जो पूरी तरह से सिटीज में फैल चुका था, शहरों से काफी जन समर्थन मिल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आंदोलन ज्यादा लंबा ना चल सका। क्यों नहीं चल सका, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि बच्चों के पास, अध्यापकों के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था जहां वो जाके स्टडी कर सके। कुछ दिनों के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा, उन्हें फिर से उन स्कूल में जाना पड़ा, टीचरों को फिर से वहां पे जाके टीच करना पड़ा, पढ़ाना पड़ा, साथ ही साथ लायर्स को फिर से कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ी। यह आंदोलन जो है यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे इसका जो लेवल है ये थोड़ा सा डाउन होता है, लेकिन शहरों के बाद ये आंदोलन पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। कंट्री साइड, गांव की तरफ बहुत तेजी से ये एक्सपैंड होता है, फैल जाता है, काफी असर दिखता है। भारतीय ग्रामीण इलाकों में भी काफी असर दिखता है इसका। ग्रामीण में क्या होता है, कैसे देहाती लोग, गांव के लोग किस तरह से इस आंदोलन में गांधी जी की साथ देते हैं या अपोज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आइए हम जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस आंदोलन का असर ये रहा कि अब ये गांव की तरफ भी फैलने लगा। गांव में क्या हुआ कि अक्टूबर 1920 में औध किसान सभा, जिसे हम अवध किसान सभा भी कह सकते हैं, ये बनाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। ये एक ऐसा था कमेटी जो किसानों की कमेटी थी, किसानों के वेलफेयर के लिए बनाया गया था, जिसको बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र जी थे और भी लोग उनके सहयोगी की भूमिका में
बिल्कुल वहां पे उनके साथ मौजूद थे। तो हुआ क्या कि 1920 में अवध किसान सभा यानी कि अवध किसान सभा बनाया गया। इससे क्या हो गया, किसानों के वेलफेयर के बारे में बात होने लगी। अभी क्या था कि किसानों को बड़े बड़े जमींदार जो थे वे उनको बेगारी यानी बिना किसी पेमेंट के उनसे काम करवाते थे, जो निश्चित ही किसानों के वेलफेयर की बात तो नहीं थी, किसानों के लिए बहुत ही बुरा था। तो ये इसीलिए फॉर्म्ड किया गया था जो किसानों के वेलफेयर के बारे में सोचो, किसानों के बेहतर के बारे में सोचे। इसके बाद हुआ क्या, जैसे ही ये सभा बनता है, ये सभा क्या होता है, बहुत ही जल्द कुछ ही महीनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसके भारत भर में 300 से ज़्यादा ब्रांचेज हो जाते हैं। और होता क्या है, जब इनकी अच्छी खासी संख्या हो जाती है, किसानों का गुस्सा देखने लायक होता है। ये लैंडलॉर्ड्स और मर्चेंट व्यापारियों के गोडाउन में अटैक कर देते हैं और उनके यहाँ रखे हुए गोदामों में अनाजों को लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि ये कमाई होती है इनके मेहनत से ये अनाज पैदा होता है, जिसे गंदे कानून और गंदे सिस्टम के तहत ये लैंडलॉर्ड, ये जमींदार, ये ब्रिटिशर्स, ये व्यापारी अपने कब्जों में रख लिए थे। और भूखमरी की हालत हो गई थी बेचारे किसानों की। तो अंततः उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ा और उन्होंने किया, उन्होंने लूटा व्यापारियों के, जमींदारों के रखे हुए गोदामों में अनाजों को। दोस्तों फिर क्या होता है, ये जब आंदोलन धीरे धीरे अब क्या होता है, उग्र रूप लेता है, यानी इस आंदोलन में अब वायलेंस की झलक आ जाती है, कहीं ना कहीं वायलेंस झलकने लगता है। और गांधी जी का जो मंत्र होता है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, अब कहीं ना कहीं ये उसके खिलाफ जाता हुआ दिखता है। इसमें वायलेंस आ जाने से होता क्या है कि एक बात और जान लीजिए आप, होता क्या है कि तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है कि ये आंदोलन में थोड़ा झड़प आ जाता है, थोड़ा विरोध आ जाता है, अंग्रेजों के प्रति गुस्सा दिखता है, जो यहाँ के इंडियंस अब दिखाना शुरू करते हैं अपने आंदोलनों से। होता क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे अपनी लगाम कसते जाते हैं, यानी अब हम इंडियंस को जंगलों में जाने से भी वो रोकने लगे, पशुओं को चारागाह के लिए भी जंगलों में जाने से रोकने लगे, और बिना उनके परमिशन के, बिना उनके मर्जी के कोई जंगल में नहीं जा पाता था। और जंगल में जाके आप वहां से कोई भी तरह का फ्रूट्स, लकड़ी, कुछ भी आप कलेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो अंग्रेज आपको पनिश करते, जिससे क्या हुआ, इंडियंस के अंदर काफी गुस्सा बढ़ता गया। और गुस्सा दिखा ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में होता क्या है कि अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू 1920 में पुलिस स्टेशन पे हमला कर देते हैं और उनके ब्रिटिश के ऑफिशियल को मारना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा करते समय पकड़े जाते हैं और ब्रिटिशर्स इनको 1924 में एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी इनको फांसी पे चढ़ा देते हैं। धीरे धीरे झड़प को देखते हुए, झड़प की थोड़ी सी ज़्यादा यूज आता हुआ इसमें गांधी जी थोड़े से अब नाराज दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं भी इस आंदोलन में हिंसा उन्हें नहीं चाहिए था। स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्वराज इन द प्लांटेशन। आप जैसे जानते हैं कि जो प्लांटेशन की खेती होती है, चाय वगैरह की खेती होती है, वहाँ पे अंग्रेज जो है इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा संख्या में जा कर के वहाँ पे जबरदस्ती उनको रख करके प्लांटेशन की खेती कराते थे। और उन्होंने ऐसा एक कानून के तहत किया था, इंडियन एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस कानून के तहत कोई भी किसान, कोई भी व्यक्ति जो है वो खेतों को यानी कि प्लांटेशन करना छोड़ नहीं सकता, यानी वो तब तक प्लांटेशन करेगा जब तक कि अंग्रेज उसको जाने को नहीं कहेंगे। यानी विदाउट द परमिशन ऑफ फॉरेनर्स नो वन कैन लीव द प्लांटेशन, नो वन कैन गो देयर होम्स विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अंग्रेजों का ये बहुत ही बुरा अत्याचार था जिसे झेलना पड़ता था बार बार इंडियंस को। इस कानून के तहत उन्होंने बिल्कुल भारतीयों को, भारतीय मजदूरों को परेशान कर रखा था। लेकिन जब ये आंदोलन, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरे भारत में फैल जाता है,
शहर से गांव, गांव से गांव, हर एक गांव में जब ये फैलने लगता है तो अब इन मजदूरों को लगता है कि जो है अब ये गांधी युग आने वाला है, अंग्रेजों का अब नहीं चलेगा, अब गांधी युग आएगा। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे अपने घर की ओर निकल जाते हैं, जिनमें से अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं और उनको बुरी तरह से पीटते भी हैं। तो आप देख लेते हैं कि बार बार अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जाता है, जिससे कि उत्तर प्रदेश, जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, वहां गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा, जहां पे उग्र भीड़ जाती है। चौरी चौरा में, चौरी चौरा के पुलिस थाने को बंद करके वहां के अंदर सारे ब्रिटिश के सैनिकों को जिंदा जला देती है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है, काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये भीड़ ने काफी गुस्से में कारनामा किया, जिससे काफी परेशान हो जाते हैं गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कतई भी हिंसा नहीं चाहते थे। और ये अब जो मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, काफी ज्यादा हिंसक हो जा रहा था, जैसे कि आपने देखा था तमिल में मैंने बताया। साथ ही साथ आप देखिए चौरी चौरा यूनाइटेड प्रोविंस में किस तरह से लोगों ने थाना फूंक डाले। तो गांधी जी यहाँ क्या करते हैं, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेते हैं, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास काफी अच्छे तरीके से आपको कराई गई है, आपको पढ़ाया गया है कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिंदू मुस्लिमों को एक किया गया, दो पिलर बनाए गए, खिलाफत और स्वराज, और लोगों ने मिल करके लोगों का, अंग्रेजों का जम के बहिष्कार किया, उनके विदेशी सामानों को जलाया, काफी कुछ हमने अपोज करना शुरू किया, जिसे जब जब मौका मिला अंग्रेजों ने उसे ब्रूटली दबाने की पूरी कोशिश की। और अंततः जो है इंडियन पीपल भी गुस्से में आ जाते हैं और वो चौरी चौरा जैसा कांड कर जाते हैं, जिससे गांधी जी नाराज होकर के वो इस आंदोलन को कॉल ऑफ कर लेते हैं। तो बाकी जो चैप्टर का जो भी बचा हुआ पार्ट्स है हम आपको अगले क्लासेस में कराएंगे। तब तक के लिए आप ध्यान दीजिएगा, हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन को सब्सक्राइब करें और अपने नोट्स को बिल्कुल बनाते हुए पढ़ाई करते रहे, क्योंकि मैं बहुत जल्द जैसे ही आपका सोशल का सिलेबस कंप्लीट होता है मैं आपको टॉप क्वेश्चंस हर एक चैप्टर से कराऊंगा और आपके सामने मैं बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन के आंसर देने से आप बेहतर मार्क्स बना पाओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तब तक के लिए आप लोग को बहुत धन्यवाद।